जैव विविधता विरासत स्थल ये अनुभव जैव विविधता के लिए होते हैं। इसमें स्पेशल पारिस्थितिकी होती है। ये बहुत नाजुक और संवेदनशील होते हैं। यूनेस्को इनको बनाता है। इंडिया में ये जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत राज्य सरकार के परामर्श पर बनते हैं। वहीं भारत में जैव विविधता विरासत स्थल 40 से अधिक हैं। यह जिनमें द्वितक व पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील परिस्थितियाँ होती हैं। BHS यानी कि जैव विविधता विरासत स्थल, जो इस साल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही हैं, हम उनको जानते हैं। सबसे पहला है यायात सो, ये लद्दाख का है। ये लद्दाख का पहला विरासत स्थल है जैव विविधता का, जहाँ इसको पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। ये 4820 ऊंचा है। यहाँ काले गर्दन वाला सारस का प्रजनन स्थल है। गुप्तेश्वर वन, ये उड़ीसा का 4th BHS है और ये कोरापुट जिले व गुप्तेश्वर मंदिर के पास है। चूना की गुफा, चमगादड़ों की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। गंधमर्दन पहाड़ी, उड़ीसा, यह खनन व आयुर्वेद महत्व के कारण BHS बना। उड़ीसा का आयुर्वेद स्वर्ग कहते हैं। औषधीय पौधों का भंडारण है। यहाँ 2 प्रसिद्ध मंदिर नरसिंह व हरिशंकर के नाम से है। हनुमान जी संजीवनी बूटी यहीं से लेके गए थे। एरामिट्टी दिबालू, आंध्र प्रदेश, यूनेस्को के टेंटेटिव व जियोग्राफिक के लिए चर्चा में है। ये विशाखापट्टनम में लाल रेत के टीले, यहाँ दक्षिण एशिया का एकमात्र भू विरासत स्थल है। वह भी समुद्र के पास। इनलैंड मैंग्रोव ऑफ गिनेरी गुजरात में है। ये कच्छ के रण के अनोखे परिस्थिति में है। मैंग्रोव समुद्र के किनारे पर अंतर्देशीय मैंग्रोव है जो समुद्र के दूर हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 धारा 37 के तहत राज्य सरकार द्वारा घोषित होता है। भारत का में पहला BHS नेल्लूर इमली उपवन कर्नाटक में है। BHS सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा है। जैव विविधता संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क क्या है? जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र CBD कहते हैं इसको, CBD कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसका क्रमिक विकास हुआ है 1760 से 80 में। ये यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई व आधुनिक विकास के कारण पर्यावरण प्रदूषित हुआ। चार्ल्स डार्विन ने 1859 में किताब आई उत्तरजीविता का सिद्धांत, यानी कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई। वह 1898 में नव माल्थसवाद आया। माल्थस वैज्ञानिक द्वारा बताया गया मानव ने विकास में स्वास्थ्य, जीवन स्तर, जीवन प्रत्याशा पॉपुलेशन के कारण बढ़ रही है और इससे पृथ्वी पर 6वां मानव विनाश होगा मानव का। इसका कारण है कि मानव की पॉपुलेशन लघुकरणीय ढंग से बढ़ रही है, जिससे 2486 और भोजन 24680 के हिसाब से बढ़ रहा है। वहीं नव माल्थसवाद आया, उसने बताया परिवार नियोजन और हरी क्रांति होनी चाहिए। 1962 में साइलेंट स्प्रिंग में प्रकृति के साथ मानव ने कुछ ऐसा किया है जिससे सब कुछ समाप्त होने वाला है, ये खबर आई, जिससे US मैक्सिको ने एग्रोकेमिकल रसायन घटित की क्रांति की। 1972 में सारे देश मिले और 1972 में प्रथम वैश्विक सम्मेलन स्टॉकहोम में स्वीडन में हुआ। सबसे कम खाई और सबने कस्में खाई कि प्रकृति संरक्षण होगा। भारत से इंदिरा गांधी गई 5 जून को। 1972 में वन्य जीव संरक्षण आया, जिसमें हमने WLSNA यानी कि वन्यजीव अभयारण्य नेशनल पार्क्स बनेंगे और प्लस 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया और इसीलिए हम भारत में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी बनाते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन की कमी थी कि ये बाध्यकारी कानून नहीं था। 1982 में नैरोबी केन्या में आया, जो कि ये फेल हो गया। वहीं 10 साल बाद जब 1992 में रियो दी जेनेरियो में ब्राज़ील में हुआ पृथ्वी सम्मेलन था, इसमें बाध्यकारी कानून बनाने की आवश्यकता थी। 1993 में जलवायु परिवर्तन के लिए UNFCCC बनाया गया। जैव विविधता संरक्षण के लिए CBC बनाया गया। वहीं मरुस्थल के लिए UNCCD बनाया गया। एजेंडा 21 लागू किया गया। वन प्रबंधन आयोग बने। राष्ट्रीय हितों के धन उपलब्धता पर जोर दिया गया। इसकी मेन टाइमलाइन ऐसे इस प्रकार है। 1992 में CBD ओपन फॉर सिग्निफिकेंस आया। 1994 में COP1 हुआ, जो बहामास में हुआ सम्मेलन। 2003 में कार्जेंटीना प्रोटोकॉल आया, जिसमें नियमों को फॉलो करने के लिए प्रभावी ढंग से लागू किया गया। 2014 में नागोया प्रोटोकॉल आया। 1992 में के CBD के लक्ष्य थे कि इस 3 लक्ष्य थे। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल में है। जैव विविधता का संरक्षण करना, बायोलॉजिकल जीवों का बचाव करना, लंबे समय तक काम करना, वह कहाँ हम हर साल कुछ प्रोटोकॉल बनाएंगे, ये भी बात की गई। 2003 में कार्टेजेना प्रोटोकॉल,
में बना और वह 2003 में लागू हुआ। इसमें अब के टाइम पे 171 देश हैं। यह LMOS जैव औद्योगिक से उत्पन्न जीवित जीवों का संरक्षित संचालन, परिवहन, उपयोग सुनिश्चित करता है। जीवों को मॉडिफाइड करा, बीमारियों का वैक्सीनेशन किया गया। 2010 में नागोया प्रोटोकॉल आया जिसमें जापान अपना संसाधन पर देशों की संप्रभुता हो। वहीं CBD 3 में से एक का क्रियान्वयन करता है। अनुवांशिक संसाधन का उपयोग व उत्पन्न होने वाले संसाधनों का उचित प्लस न्यायसंगत बंटवारा करना। एग्जाम्पल, अगर गाय किसी देश में खराब है तो उसकी गाय देनी होगी कि मतलब हेल्प करनी होगी। आईची जैव विविधता का लक्ष्य था कि 2011 से 20 तक 20 कार्य की योजना बनाई गई प्लस 10 साल में इसकी रूपरेखा तैयार की गई। जापान में आईची प्रांत नागोया में CBD सम्मेलन में अपनाया गया। ये अत्यधिक फेल हुए, संसाधन में ज़्यादा लक्ष्य थे। करंट में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिप्राय COP15 2022 में मॉन्ट्रियल पे हुआ। कनाडा में 2025 में दोबारा ये वही हुआ था। साइट्स, वन्य जीवों व वनस्पति की लुप्त प्राय प्रजातियों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक अभिसमय, जिसको साइट्स कहते हैं। इसमें विलुप्त होने से रोकना दुनिया का बिगेस्ट है। यह जीवों को अवैध व्यापार पर प्रतिबंधित करता है। इसमें 184 देश हैं। कानूनी रूप से बाध्यकारी है। राष्ट्रीय कानून इसमें नहीं आते और इसमें 3 लिस्ट हैं। ये 3 लिस्ट हैं। परिशिष्ट 1, इसमें अधिक संकटग्रस्त प्रजातियां आती हैं प्लस अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर रोक लगी है। वह ओनली यूज्ड फॉर सर्च, अगर हम इनको ले भी जाते हैं तो बिजनेस के लिए नहीं, रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे घड़ियाल का लेदर और टोटोबा का बाजा कैलिफोर्निया की वजह से जो इसका ये सब इसमें आते हैं। परिशिष्ट 2 में विलुप्त होने का खतरा हो, व्यापार में उन पर व्यापार नियंत्रण नहीं हुआ है। परिशिष्ट क्षेत्र आने वाले समय में जो संकटग्रस्त हो जाएंगी वो वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों संरक्षण CMS 1979 में इस पर हस्ताक्षर हुए। भारत में 4 माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं जैसे साइबेरियन क्रेन, समुद्री कछुए, डुगोंग, रैप्टर्स। प्रवासी जीवों का संरक्षण होगा। यह पक्षी साइबेरिया, कैस्पियन, अराल सागर और काला सागर से आते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। इसमें 122 देश थे। इसकी थीम थी वन ओनली वन अर्थ। बाध्यकारी नहीं थे। स्टॉकहोम में 50 वर्ष पूरे होने पर 1972 के 50 वर्ष पूरे होने के बाद आए। यह थीम हमारी जिम्मेदारी हमारा अवसर थी। प्रश्नों में पूछा जाता है कि साइट्स क्या है, किसी भी जानवर की IUCN स्टेटस क्या है और WLS के बारे में पूछा जाता है। वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 जिसमें पक्षी, स्तनधारी, सरीसृपों, जानवरों की रक्षा करना। सूची, पशुओं का वर्गीकरण, इसमें 6 अनुसूची थी। 2022 में संशोधन हुए। 6 अनुसूची थी इसमें। पहली अनुसूची में अनुसूची 2 पहली व अनुसूची 2 में पूर्ण सुरक्षा दी गई व उल्लंघन करने पर जेल हो सकती है। अनुसूची 3 और 4 में सुरक्षा प्लस ना मानने पर जुर्माना होगा। अनुसूची 5 में वर्मिन प्रजाति जिसका शिकार किया जाता है उनको मार सकते हैं। यह राज्य प्लस केंद्र सरकार बताएगी कि कौन सी वर्मिन प्रजाति है। अनुच्छेद 9 में आया कि स्थानिक पौधे की सूची को कृषि प्लस रोपण के लिए निषिद्ध कर दिया। करंटली वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2022 का संशोधन हुआ है। 1972 का संशोधन 2022 में हुआ। लुप्त प्रजातियां संरक्षण मजबूत करना, अवैध व्यापार पर सजा बढ़ाना। साइट्स जैसी भारत में भी उद्देश्य साइट्स से जोड़ती है। अनुसूची 6 में से 2 हटा दी गई है। वनमिन प्रजाति लिस्ट से हटी है। आक्रामक विदेशी प्रजाति पर प्रभाव डाला व केंद्र सरकार बताएगी कौन सी प्रजाति होंगी। बंधु पशुओं का सरेंडर होगा, सरकार को देनी होगी। संरक्षण रिजर्व होंगे। पहले राज्य सरकार करती थी, अब केंद्र सरकार करेगी राज्य के आदेश देने पर। वहीं राज्य सरकार को आदेश दिया जाएगा, उस हिसाब से बताया जाएगा। वहीं अभ्यारण्य पर नियंत्रण, पहले नियंत्रण वार्डन करते थे। आज के टाइम पर केंद्रीय सरकार वार्डन के नियम बताएगा। वह दंड पहले जुर्माना 25,000 था, अब 11 लाख हो चुका है। 25,000 था, अब 11 लाख हो चुका है। 25 लाख नहीं, 2,50,000 था, अब 11 लाख हो चुका है। जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत इंडिया में CBD को प्रभाव को लागू किया गया। जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किए गए। केंद्रकारी राज्य प्लस सरकार का परामर्श देना होगा। प्राधिकरण स्थापना के बाद होगा। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण में मुख्यालय चेन्नई होगा। कार्य निषिद्ध कर्तव्यों का उल्लंघन होने पर केस यहाँ चलेगा। सलाह देंगे राज्य प्लस केंद्र सरकार को संरक्षण करना, जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करना या नहीं, अपराध संकेत व गैर जमानती हैं या नहीं ये भी बताए जाएंगे। असंकेत अपराध जेल जाते हैं और गैर जमानती में पुलिस जमानत नहीं देगी।
प्रजातीय प्लस प्रजातीय आधारित वर्गीकरण। कीस्टोन प्रजाति वह प्रजाति जिनके समाप्त होने पर पूरा पारिस्थितिकी तंत्र समाप्त हो जाएगा। उच्च पोषण स्तर में मांसाहारी जीव, शेर, परागकणकर्ता, मृतभक्षी इसमें आते हैं। संकेतक प्रजाति वह प्रजाति हैं जो किसी विशेष स्थिति होने या ना होने को प्रदर्शित करती हैं, जैसे शैवाल। समुद्र में भारी प्रदूषण होगा तो शैवाल गायब हो जाएंगे। लाइकेन्स वायु गुणवत्ता को बताते हैं। वहीं सल्फर डाइऑक्साइड संवेदनशील होती है, इस वजह से। ग्रीसवुड लवणीय मिट्टी बताता है। काई अम्लीय मिट्टी दर्शाता है। चूबी फैक्ट्स कीड़े जब कम ऑक्सीजन का संकेत है कि पानी में पीने योग्य नहीं होता है तब पनपते हैं। नॉट लाइकेन की सहजीविता संबंध होता है विद ट्री एंड शो सल्फर एंड ऑक्सीजन की कमी से फ्रॉग भी यह अचानक कहीं गायब हो जाते हैं अगर पूर्णतः पारिस्थितिक तंत्र महाविनाश पर आता है तो। फ्रॉग पलायन परतंत्र विनाश दर्शाता है। परागणकर्ता पुष्पों का होना दर्शाता है कि बारिश आने वाली है। फ्लैगशिप प्रजातियां जब राज्य और केंद्र द्वारा घोषित की जाती हैं कि उस विशेष प्रजाति आइकन को हानि वहां उस स्थान के जीव के कारण प्रसिद्ध होती है, जैसे शंघाई चीतल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये सब। आक्रामक विदेशी प्रजाति जो उस प्रजाति पर विकास प्लस उत्पत्ति करके उस स्थान पे उसे वो ही उगते हैं, बाकी जितनी भी जीव होते हैं, जितने पादप होते हैं उनको खराब कर देती हैं। ये जानबूझकर या गलती से एक दूसरे स्थान पर चली जाती हैं और उस पारिस्थितिकी तंत्र के स्थानीय जीवों को नकारात्मक तरीके से प्रभावित करती हैं। WWF वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड जो है, इसमें 10 समूहों में से एक प्रजाति पिक करके उसे बचाते हैं। सबसे पहले इसमें भालू है, जाइंट पांडा चाइना ने खूब पैसा करके इसको बचा लिया। अब ये व्हाइट और ब्लैक एंड व्हाइट पांडास 2 टाइप के होते हैं। बड़ी बिल्लियां जैसे बाघ, तेंदुआ, चीता। सेवाइसिन जिसमें डॉल्फिन, पोपाइज, व्हेल आता है। फिर हाथी, फिर ग्रेट एप्पस बंदर, फिर समुद्री कछुए, गैंडा, शार्क और रेज बड़ी मछली होती है। स्टर्जन परितंत्र के महासंकेतक हैं। फिर 10वें नंबर पे आता है गिद्ध। फाउंडेशन प्रजाति उसके रहने पर आसपास भी प्रजातियां आपस में रह पाती हैं। इसमें कोरल व वन में होते हैं, यानी कि फाउंडेशन प्रजाति वो होती हैं कि उसके रहने पर आसपास और भी प्रजाति आराम से रह पाती हैं। छतक प्रजाति वह प्रजाति जिसका संरक्षण करना ही पड़ता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इनके संरक्षण न होने पर पारिस्थितिकी तंत्र कार्य नहीं करता। एग्जाम्पल बाघ, जाइंट पांडा। स्थानीय प्रजाति वह प्रजाति जिसकी उत्पत्ति व विकास सिर्फ एक ही पारिस्थितिक तंत्र में होता है और वो वहीं ही पाए जाते हैं, जैसे मानव, पशु, पक्षी मोस्टली स्थानिक नहीं होते। भारत की स्थानिक प्रजातियां हैं एशियाई शेर, गिरविन जो गुजरात में रहता है, कश्मीरी हिरण जो हुंगल कश्मीरी घाटी में रहती है, रेड पांडा जो पूर्वी हिमालय में रहता है, उड़ने वाली गिलहरी जो पूर्वी घाट में रहती है, लायन टेल मकाऊ, नीलगिरी ताहार, पर्पल फ्रॉग ये पश्चिमी जो लायन टेल मकाऊ पर्पल फ्रॉग है ये पश्चिमी घाट में मिलते हैं। नीलगिरी ताहार नीलगिरी पहाड़ियों में मिलती है। नीलगिरी ब्लू रॉबिन साउथ शोलावन में मिलती है। मालाबार लार्ज स्पॉटेड शिविट ये वेस्ट घाट में मिलती है। अन्नामलाई फ्लाइंग फ्रॉग्स तमिलनाडु में मिलती है। नाम दफा उड़ने वाली गिलहरियां अरुणाचल प्रदेश में होती हैं और ये उड़ती नहीं स्लाइड करती हैं। शंघाई हिरण जो मणिपुर के केवलाजाओ नेशनल पार्क में मिलते हैं। पिग्मी हॉग, फिर ब्रॉजबैक बाइसन स्ट्रैक जो पश्चिमी घाट में मिलती है। प्रजातियों का संरक्षण IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, ये अंतर्राष्ट्रीय संघ है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। ये फॉन्टब्लिeu फ्रांस में हुई थी। पहल IUPN 1948 से 56 में रहा। विश्व संरक्षण संघ ने 1990 से 2008 तक रहा। सदस्य नागरिक समाज प्लस सरकार का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ये रेड डाटा बुक को निकालता है। ऑल पुरानी कॉपीज प्लस पीछे लिखता है इसकी जितनी भी होती हैं। कंजर्वेशन एजाई टाइगर स्टैंडर्ड्स कैट्स ये वैश्विक संगठन है। भारत में 14 टाइगर रिजर्व को कैट की मान्यता प्राप्त है। भारत में TR अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, कान्हा, मानस, पन्ना इन सबको मिली हुई है। इसमें 7 स्तंभों पर सुरक्षा मिलती है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भारत ने 7 बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, पुमा के संरक्षण इसको शुरू किया। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे बाघ, शेर, चीता, तेंदुआ एक साथ प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। करंट में आया है कि बाघ 3,600 से प्लस हैं और 30 रिजर्व से बाहर आ चुके हैं, ये लेकिन एंडेंजर्ड है। एशियाई शेर ओनली गुजरात के गिर जंगल में पाए जाते हैं और कूनों में शिफ्ट किए जा रहे हैं, ये भी इंडेंजर्ड है। चीता प्रोजेक्ट चीता ये नामीबिया व दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीते कूनो नेशनल पार्क में प्रजनन कर रहे वनरेबल हैं। हिम तेंदुआ पहाड़ों का भूत जिसको कहा जाता है, हाल ही में पहला वैज्ञानिक सर्वे ये हुआ है, ये भी वनरेबल हैं। तेंदुआ ये भारत में इसकी बढ़ोतरी हो रही है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में इसका नाम बढ़ा है, ये भी वनरेबल है।
2030 में दुनिया में 30% तक झील संरक्षित कर बिग कैट हैबिटेट शामिल करेंगे। वो बाघों के लिए इसमें कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे। जैव विविधता संरक्षण हेतु किए गए काम: प्रोजेक्ट टाइगर्स, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड्स, प्रोजेक्ट घड़ियाल, प्रोजेक्ट मणिपुर ब्लू एंटल्ड डियर प्रोजेक्ट जो है ये संगाई डियर के लिए बनाया गया। ये केवलाजाओ नेशनल पार्क में है। साइट्स में परिशिष्ट में 1 नंबर पर आती है। टाइप ऑफ डांसिंग डियर की तरह है। IUCN में संकटग्रस्त है और WPA की तरह से अनुसूची 1 में आती है। ये मणिपुर व राज्य का राज्य पशु है। केवलाजाओ नेशनल पार्क में आता है। लोकटक झील में तेजी से कम हुए हैं। आवास की कमी है। गैर देसी पौधों का प्रजनन कर बीमार हो रहे हैं, जिसके उत्तर भारत में मिलते थे और ये अब बहुत धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। छोरी पातर घास जो होती है कम पौष्टिक होती है, जिसको खाकर बीमार हो रहे हैं। वह खाकर रोग हो रहा है। प्रतिरोधक क्षमता की कमी हो रही है। भारत में समय के साथ सभी जंगली स्तनधारियों को एक बीमारी न्यूमोसिलेपिस हुई है, वीकनेस हुई है। वह रिप्रोडक्शन करने में उनको प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये अभी सारी चीज़ें सीमित हो गई हैं। 1977 में ये प्रोजेक्ट लागू किया गया। वह विशिष्ट आधिकारिक फील्ड के लिए बनाया गया। डॉल्फिन सागरीय स्तनधारी जीव है जो अपनी संतति को जन्म देके उनके अंडे नहीं जो फूट जाते अंडे उनको खा लेती हैं। जो डॉल्फिन्स होती हैं सोनार नेविगेशन पर आधारित होती है, यानी उनकी आंखें कमज़ोर यानी थोड़ी अंधी टाइप की होती है, जिसकी वजह से वो आवाज़ को सुन के सारी चीज़ों को ट्रैक करती है। खारे पानी की डॉल्फिन जो कि है ऑक्रेश जो बिगेस्ट ओकरा जो बहुत बिगेस्ट है और ये किलर डॉल्फिन मानी जाती है। हेक्टर डॉल्फिन, फिर हेक्टर न्यू डॉल्फिन जो सबसे छोटी है। ताज़े पानी की डॉल्फिन केवल 5 टाइप की होती है। पानी डॉल्फिन सेफ होती है। अमेजोन रिवर, गंगा रिवर में ये मेनली पाई जाती हैं। गंगा डॉल्फिन का संरक्षण जरूरी है, कारण गंगा नदी का पानी का बढ़ता प्रदूषण प्लस शिकार, इसके कारण इनकी बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। नदी जल का अत्यधिक उपयोग, बांध निर्माण, नहरों का निर्माण से पानी रोक रहा, इनकी संख्या कम कर नदी में कृषिगत घाटे व केमिकल प्लस शहरी सीवेज को छोड़ा जाता है तो मछलियां मर जाती हैं। कोरोना में डॉल्फिन की तीव्रता से वृद्धि हुई। इसका कारण है सर्वहारी ये जीव है। इनके कारण मृत शरीर को नदी में बहाया गया था जो डॉल्फिन का भोजन बना। वह नदी ने 2 और 3 संतति पैदा कर प्रदूषण को कम किया। करंट वो और बाकी प्रदूषण भी कम हुआ। करंट डॉल्फिन गंगा डॉल्फिन का नाम सुसु है। यह गंगा नदी प्रयागराज से कोलकाता में मिलती है। यहाँ की नेशनल वाटरवे फर्स्ट भारत सरकार द्वारा ई-कॉमर्स जहाज़ों की अनुमति द्वारा डॉल्फिन खतरे में आ जाएगी। गंगा मेन डॉल्फिन 5 हैं। बाजी चाइना यासंग नदी में, वोटो अमेजोन में, बोटो पाकिस्तान में प्लस 3 ऊपर वाली जो अभी हमने पढ़ी थी। हाथी ये एक टसल बड़ा जीव है। यह 2 प्रकार के होते हैं, अफ्रीकी और एशियाई। अफ्रीकी का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा और रंग गहरा होता है। ये थोड़ा ग्रे और थोड़ा छोटा होता है। नेशनल हाईवे की अथॉरिटीज़ यानी नेशनल रास्ते बनाते हैं। यह भ्रमण करते हैं, एक जलाशय से अन्य जलाशय में जाते हैं और गलियारे बनाते हैं, पेड़ के अंश को तोड़ते हुए रास्ता बनाते हैं। हाथियों को हटाने से पारंपरिक तंत्र का खतरा बढ़ता है। जीवों को रास्ता ना मिलने पर वह रास्ता भटक जाते हैं, शहरों पर प्रवेश करते हैं। हाथी संरक्षण का कारण है, बड़ा शाकाहारी जीव है। जंगल कटने पर भोजन की कमी हो जाती है प्लस शिकार भी होता है। हाथी दांत के लिए माइक क्या है भारत में स्थान। करंट में 2022 से 23 में प्रोजेक्ट हाथी के 30 साल पूरे हो गए हैं, इसलिए गज उत्सव का वो भी किया गया आयोजन। प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को अब जोड़ दिया गया है। 12 अगस्त 2025 में विश्व हाथी दिवस मनाया गया। गज गौरव पुरस्कार भी आया। हाथी IUCN की इंडेंजर्ड लिस्ट में है। माइक साइट्स द्वारा 1997 के स्टार्ट में बनाया गया। भारत में 10 साइट्स हैं। शिवालिक, देवमाला, चिरांग, रीपू, देहांग, पटकाई, गारो हिल्स, पुरी डाउल्स, मयूरभंज, मसूर, वायनाड और नीलगिरी। यहाँ पे 10 साइट्स हैं जहाँ पे जो हैं हाथी पाए जाते हैं। इनकी 10 माइक साइट्स हैं। प्रोजेक्ट राइनो, इंडियन विजन फॉर राइनो प्रोजेक्ट 2022 में असम में वहाँ 2020 तक 3000 गैंडे की संख्या कर देंगे। 7 संरक्षित क्षेत्र में आबादी वितरित के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क, पोतीबारा असम, एक मानस नेशनल पार्क और अजय बारापुची में, डिब्रू शेखोवा में WLS है। हमने 3000 संख्या कर दी है। राइनो गैंडा 2 टाइप के गैंडे होते हैं मोस्टली। एक होते हैं अफ्रीकन गैंडा जो सबसे बड़ा 2 सींग वाला गैंडा होता है। बाकी है एशियाई जो एशिया में इंडियन राइनो है जो केवल 1 सींग वाला गैंडा है। बाकी जवाइन, सुमात्राइन, बाली राइनो, इन सब के जितने भी गैंडे होते हैं इनके सबके 2 सींग होते हैं। जवाइन व सुमात्राइन लगभग समाप्त कर हो गए हैं। नाउ ओनली चिड़ियाघर में पाए जाते हैं। इंडियन गैंडा पहले उत्तर भारत में मिलता था तथा इसका शिकार हुआ व चमड़े सिंह के लिए नाव सिर्फ और सिर्फ
काजीरंगा नेशनल पार्क में है और इसी काजीरंगा नेशनल पार्क गैंडों के लिए फेमस है। प्रोजेक्ट रेड पांडा भालू। भालू प्रजाति का पेनीपेड है। सिक्किम का राज्य पशु है। ब्लैक एंड व्हाइट पांडा चाइना में बचा है। रेड पांडा पूर्वी हिमालय में बचा है। रेड पांडा हमने मांसाहारी था पहले, अब उसको शाकाहारी कर दिया है क्योंकि अब ये बैम्बू खाने लग गया है। जनसंख्या कम का कारण है रेड पांडा की इनब्रीडिंग, डिप्रेशन, आवासीय कमी का शिकार। गिद्धों का संरक्षण। प्रोजेक्ट SEVE एशियाई गिद्धों को विलुप्त होने से बचाने के लिए क्षेत्रीय प्लस अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का संघ है। गिद्ध कार्य योजना 2020 से 25 के लिए आई। इसका प्रमुख उद्देश्य मेन गिद्धों की समाप्ति के अन्य कारणों को पता लगाना है, देश के संरक्षण में कार्य को बढ़ाना है। गिद्ध सेस्त्रा गिद्धों को उनका भोजन खिलाते हैं, वह सेस्त्रा होते हैं। भारत में 9 प्रकार की ईगल्स पाई जाती है। इंडियन स्पॉटेड ईगल, गोल्डन ईगल, क्रेस्टेड सर्पेंट, टोनी ईगल, स्टैप ईगल जो प्रवासी पक्षी है, और इंडियन स्पॉटेड ईगल भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है। ग्रेट स्पॉटेड ईगल ये भी प्रवासी है। वाइल्ड ब्लेड ईगल ये तटों पर मिलती है। प्लीज फिश ईगल जो दुर्लभ प्रजाति है। बोनलेस ईगल जो तेज रफ्तार होती है। भारत में 95% अचानक गिद्धों की संख्या कम हो गई, जिससे मानव में सुसाइड, कुत्तों में रेबीज और डॉग बाइट्स बढ़ने लग गए। इसके कारण है गिद्ध वल्चर्स। स्कैंजो मित्रभक्षी मृत जीवों को के अवशेष खाते थे। इससे पाचन उनका मृत भक्षी के पचने से ही अनुकूलित होता था। डाइक्लोफिनेक जो दर्द निवारण होता था मवेशियों के लिए, भारत में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ। जानवरों में मृत शरीरों को वल्चर्स ने खाया, वहीं उनका वल्चर्स का किडनी फेल हुआ, जिसकी वजह से ओवरडोज से डाइक्लोफिनेक से ईगल मर गया। ईगल की मृत्यु होने लगी। वह अब मृत शरीरों और उन्हीं मृत शरीरों को ईगल से बिल्ली खाने और बाकी जानवरों ने खाया। जैसे मवेशियों के शरीर में प्राकृतिक तौर पर रेबिस होने लग गया। रेबिस युक्त मांस का सेवन मृत कुत्ते बिल्ली ने खाया, वहीं कुत्ते बिल्लियों को भी रेबिस हो गया। वह कुत्तों ने मानव को रेबिस प्लस हाइड्रोफोबिया यानी भ्रम पैदा करने के लिए बताया। इसी कारण गिद्ध प्रोजेक्ट चला। IUCN गंभीर रूप से संकटग्रस्त होता है। साइट परिशिष्ट वन में होता है। WPA के अनुसूची वन में होता है। नाव राजस्थान डेजर्ट नेशनल पार्क में भी है। हिम तेंदुआ का IUCN स्टेटस है, सुभेद्य है। साइट्स में परिशिष्ट में वन में आते हैं। WPA की अनुसूची वन में आते हैं। मोस्टली इन हेमिस नेशनल पार्क में है। 2 हिम तेंदुए देश हैं, 12 हिम तेंदुए के शेष हैं। अफगानिस्तान, भूटान, मंगोलिया, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाक, नेपाल, तजाकिस्तान, चाइना, रशिया, उज्बेकिस्तान। सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट UNDP द्वारा भारत बने जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित फोकस और उन पे स्नो लेपर्ड के बारे में बताया जाता है। सॉफ्ट शेल का कछुआ प्रायद्वीप भारत की स्थानिक प्रजाति है। मीठे पानी का कछुआ होता है। इसका IUCN स्टेटस है, गरीब रूप से संकटग्रस्त है। WPA की अनुसूची 4th में आता है। साइट्स की परिशिष्ट वन में है। रेड क्राउंड रूफ कछुआ जो भारत, चाइना, बांग्लादेश की स्थानिक प्रजाति है। नेशनल चंबल नदी के घड़ियालों में पाया जाता है। मीठे पानी में गहरी नदी के इसमें मादा बड़ी और नर छोटा होता है। IUCN के स्टेटस से गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। WPA की अनुसूची 1 में है और परिशिष्ट की 2nd में। हॉक्सीबिल कछुआ जो ऑल उष्णकटिबंधीय महासागरों में होता है प्लस प्रभार वित्तियों में होता है। IUCN गंभीर संकट है। WPA में अनुसूची 1 में और साइट्स की परिशिष्ट 1 में है। बंगाल रूफ कछुआ जो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल में आया है, ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। परिशिष्ट 1 में आता है और अनुसूची 1 में आता है। ऑपरेशन टर्ड शील्ड में मीठे पानी के कछुओं को अवैध व्यापार और उनके शिकार पर अंकुश लगाया गया। भारत में चीता पुनर्स्थान में। विश्व में अफ्रीका, एशिया ओनली 2 प्रकार के चीता मिलते हैं। अफ्रीकन चीता बड़ा होता है, गहरा होता है, तेज धावक होता है, 1000 संख्या में है। अफ्रीका में IUCN में सुभेद्य है और साइट्स में भी 1st नंबर पर आता है। एशियाई चीता पहले मोस्ट पार्ट में पाए जाते थे, पर इसमें अंतर प्रजनन का कारण है। ओनली 100 से भी कम बचे हुए हैं ईरान में। IUCN इसका गंभीर है और साइट्स के नंबर 1 में आता है। मैंग्रोव वन खारे पानी के दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो ब्रीथिंग रूट प्रणाली बड़े दलदलों से उस पे होते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है, पर ये जड़ें ऑक्सीजन लेने की सहायता करते हैं और बहुत ज़्यादा उसको सोख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ये डेल्टा पर होते हैं। इंडिया में पूर्वी घाट, मन्नार की खाड़ी, कुछ कच्छ में पूर्वी घाट, सुंदरवन वनस्पति से मैंग्रोव बोलते हैं। अंडमान निकोबार में पश्चिमी घाट में थोड़े कम क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ न्यूरोसिसी यानी कि यहाँ पे सरीसृपों के अंडे देते हैं कछुए और बाकी। यूनेस्को में 2026 जुलाई मैंग्रोव अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। मैंग्रोव संरक्षण की पहली बात यहाँ पे की गई थी। आर्द्र भूमियाँ, ताज़े पानी और खारे पानी। जल भराव के कारण दलदली क्षेत्र बनते हैं। महत्व: जहाँ भी जल भराव हो
उस स्थान पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र स्वच्छ बताए रखने के हेतु आर्द्र भूमि या प्रदेश उपयोग में किडनी की भांति इनको माना जाता है। आर्द्र भूमि को किडनी भी बोलते हैं। जीव मरने के बाद आर्द्र भूमि में बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जल गंदा और उसमें CO2 के मरने से CO2 बहुत ज़्यादा निकलने लग जाती है, वह आर्द्र भूमियों से निकलती है। पानी स्वच्छ बना रहता है, यह अत्यंत इम्पॉर्टेंट है पारिस्थितिकी के लिए। 1971 में रामसर कन्वेंशन बना। भारत में रामसर साइट्स हैं। रामसर साइट्स की बुक जो संकटग्रस्त हो पर मॉन्ट्रियास रिकॉर्ड में लिखे जाते हैं। भारत में 2 जगह मॉन्ट्रियास रिकॉर्ड में है, जो है पहले लोकटक झील मणिपुर की, दूसरा है केवलादाओ नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, और वो भी गार्बेज पैच की यहाँ पे समस्या भी है। वैश्विक पर्यावरण मुद्दे। मरुस्थलीय जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण पुराना है। अब आज के टाइम पे सागरीय अम्लीकरण, गार्बेज पैचेस, सागर स्थलीय दोलन, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है वैश्वीकरण के हिसाब से, वैश्विक पर्यावरण मुद्दे के हिसाब से। सब पहला है मरुस्थलीकरण, जिसके लिए UNCCD द्वारा डेजर्टिफिकेशन के बारे में आया। शुष्क प्लस अर्ध शुष्क क्षेत्र का विस्तार या क्षेत्र का विस्थापन हो रहा है। यह प्रकृति में असंतुलन की स्थिति को परिदर्श करता है। यह मरुस्थलीकरण मानव प्रेरित होती है तो यह तीव्रता व कठोर पद्धति की होती है, वह यह पर्यावरण हेतु होता है तो असंतुलन दर्शाता है। थार का मरुस्थलीकरण पंजाब विस्थापित हो रहा है और क्योंकि वर्षा का पैटर्न बदल रहा है। पंजाब में कभी अत्यधिक तीव्र वर्षा से अपक्षय अपर्दन में उत्खात भूमि, बीहर शुष्क क्षेत्र में वर्षा कम होने पर स्वयं के साथ दरियाएं लाती हैं। दरियाएं शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स होते हैं जो राजस्थान से पंजाब की ओर जा रहे हैं। सरकार द्वारा ग्रीन प्रोजेक्ट आ रहा है, जिससे स्थान आधुनिकीकरण प्लस सोलार पैनल लगाते हैं। यह वर्षा कराएंगे। सोलार पैनल के कारण ज़्यादा वर्षा होने पर वनस्पति उगती है, वह मरुस्थलीकरण समाप्त हो जाता है। प्लस मरुस्थल शिफ्ट होंगे तो कहीं और जाते हैं। पहले से ग्रीन प्लेस को अगर होगा तो उसको मरुस्थलीकरण बोलेंगे। मरुस्थलीकरण रिवर में होता है तो जैविक मरुस्थलीकरण बायोलॉजिकल डेजर्ट बनते हैं। अगर देखो किसी भी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में BOD COD का लगातार बढ़ना, डेथ साइकिल का क्रियान्वयन होना, जिससे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र समाप्त हो जाता है तो वह जैविक मरुस्थलीकरण कहलाते हैं। BOD और COD में ऑक्सीजन की मांग है, यह बढ़ने पर जीव जंतु मरने पर अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। यह प्रक्रिया तब चलती है जब तक गार्बेज पैच जैव मरुस्थल ना बन दे, वह ब्लैक सिल्ट काना पानी को बना देती है। मरुस्थलीकरण का प्रभाव अधिक महत्व सामाजिक परितंत्र महत्व होता है, यह जब यह प्राकृतिक रूप से ही निर्मित रूप से बने। 2018 के डेटा के हिसाब से पृथ्वी का 75% जो है इंसान यूज़ करते हैं नॉर्मली, पर 25% हम यूज़ नहीं कर पाएंगे फ्यूचर में। 2050 में 90% तक हम यूज़ करेंगे ज़मीन का कारण, क्योंकि 25% तक की भूमि समय के साथ अनुपजाऊ हो जाएगी। मोस्टली इन इंडिया और अफ्रीका। भारत में डेजर्टिफिकेशन का मोस्टली प्रभाव पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड होगा और ये मरुस्थलीकरण का प्रभाव बनेंगे। मरुस्थलीकरण के कारण है अपक्षय अपर्दन, सूखा पानी, कटाव, हवा का कटाव। मानव जनित कारण है जिससे मरुस्थलीकरण होते हैं वो है आरक्षणीय कृषि पद्धति, अन्योन कृषि पर ऐसे प्रकार से करना कि कृषि ऐसे जैसे उर्वरकों कीटनाशकों का मोस्टली यूज़ करके ज़मीन मरुस्थल बनाना, लवणीय भूमि में बदल जाती है। अतिचारण, पशु चराने, मिट्टी के कटाव में वृद्धि से मिट्टी का मरुस्थलीकरण होता है। वनोन्मूलन, वन काटकर कृषि करना। एक बार वनोन्मूलन होने के बाद वह इतने साधन वन कभी नहीं होते। खराब जल प्रबंधन, शहरी प्रबंधन अवधारणा जिसको लव कहते हैं, यानी कि शहरीकरण दोनों ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के क्रूर शासन को दर्शाते हैं। लोकतंत्र, गरीब व्यक्ति को कुछ देकर अमीर शासन करते हैं। शहरीकरण, खा जाओ गाँव को, यानी कि यह गाँव की अस्थियों पर खड़ा होता है। गाँव को समाप्त कर ही शहर बनता है और समस्या लाता है। मरुस्थलीकरण रोकने के लिए हमने क्या किया? हमने UNCCD बॉर्न चैलेंज को अपनाया। सतत विकास के लक्ष्य SDG में 15.3 डेट के हिसाब से हुआ। एकीकृत शुष्क भूमि विकास कार्यक्रम। मरुस्थल में मोस्टली पक्षी विविधताएं, बर्ड ड्रॉपिंग, सुसुपोटी जो जानवरों की होती है, इसको मिक्स करके नाइट्रोजन को बढ़ाया जाता है। ये नाइट्रोजन के सबसे बड़े क्षेत्र होते हैं। उर्वरकों के कार्य को उगाते हैं। बर्ड ड्रॉपिंग बनती हैं जो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। UNCCD ये COP 15
अज़रबैजान इनवायर्ड कोस्ट में 2022 की थीम में आया। थीम थी इसकी भूमि, जीवन, विरासत, अभाव से समृद्धि। लक्ष्य 2030 तक 1 अरब हेक्टेयर बंजर भूमि बहाली को तेज करना। वहीं 2022 से 24 में कार्य समिति का निर्माण होगा जो नीतिगत ढांचा बनाएगी जो आवश्यक हो। 5 वर्षों में वनों का आवरण 3 गुना गति से बढ़ाएंगे और 1.6 अरब इसको कर देंगे। ये अभी ये मतलब कहने की बातें हैं, इनको हम एग्जाम में नहीं लिख सकते। भारत में मरुस्थलीकरण रोकने के लिए SDG एम है हमारा 2030 से 30 तक 26 मिलियन हेक्टेयर उपजाऊ ज़मीन को बनाना। वहीं इम्पॉर्टेंट है ग्रेट ग्रीन वॉल के बारे में। मरुस्थलीकरण के चारों तरफ पेड़ लगाने से मरुस्थल विस्थापित नहीं होते। इट्स डन बाय अफ्रीका। वनोन्मूलन वनों को किसी अन्य भूमि का उपयोग में परिवर्तन करना या दीर्घकालिक रूप से वृक्ष वितान का 10% सीमा में कम हो जाना। UN ने निर्धारित करा है वनों का वनोन्मूलन 10% प्लस करना वनोन्मूलन होता है, परंतु मानव ने पहले ही 10% का घाटा कर दिया है वनों, इसलिए वनोन्मूलन हो चुका है। यदि अब 1% भी वनों को काटे तो वो वनोन्मूलन माना जाएगा। यदि विशेषता वनों की एक प्रजाति के काटा जाए तो वह वनोन्मूलन होगा। वनों की सीमा FRA 1990 के बाद हर 5 साल में FIO किया जाता है। वनों का एक व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। वनोन्मूलन के कारण है प्राकृतिक कारण, या तो मरुस्थलीकरण हो रहा हो या वहाँ की जंगल की आग लग रही हो प्रतिरक्षा उपाय के रूप में। दोनों ही एक टाइम बाद पुनः बनने लगते हैं। शहरीकरण ये मानव द्वारा है। कृषि, अधोसंरचना विकास, जंगल काटना, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रॉब्लम करना, जलवायु परिवर्तन, खनन, ज़मीन के अंदर में जंगलों में आग लगना मानव प्रेरित है। जंगल काटने के बाद घास मकान को उगाना, लैंगिक वन लकड़ी को काटना, गरीबी वनोन्मूलन को जन्म देती है। भूखा धर्म वृक्षा से कोई संबंध नहीं होता। दुनिया के 2/3 जो वन है वो विकासशील देशों में है, जहाँ की जनता अशिक्षित है और डिससेटिस्फाइड व्यक्ति को क्राइम करता है, उसको कोई पता नहीं चलता कि वन का मूल्य क्या है। वनोन्मूलन का मुकाबला करने के लिए प्रमुख है SDM 15 UNF द्वारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पार्ट है। COP 11 में यह प्रोटोकॉल आया। REDD प्लस REDD प्लस का ये पार्ट है। REDD यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कम करने के उपाय प्लस वनोन्मूलन को संरक्षण देना। REDD प्लस का मतलब वनोन्मूलन उत्सर्जन कम करना CO2 का। वहीं वन संरक्षण उत्सर्जन को बढ़ाना। वहीं कार्बन स्टॉक का संरक्षण, वनों का सतत प्रबंधन, वन कार्बन स्टॉक में वृद्धि करना। कार्बन स्टॉक क्या होते हैं? देखो, वन नेट कार्बन स्टॉक में कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करता है। कि वन कार्बन स्टॉक जो नेट कार्बन का स्टॉक है कब स्टोर करके रखते हैं, वह कार्बन स्टॉक वन फोटोसिंथेसिस द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। इसका नोरेशनल लॉ यह कहता है वह हानि जो पेपर पर रिकॉर्ड्स पर नहीं दिखती। REDD भी नोशनल लॉ भी दिखाता है, यानी जितने पेड़ ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वह स्कोर का पौधा द्वारा लिया जाता है। वह कम कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तो वो नॉशनल लॉ कहलाएगा। भारतीय वन अधिनियम 1972 में 27 में 1972 है ये। 2012 में इसमें संशोधन किया। वनों की सफाई नदी के नाम पर आग लगाने पर बैन कर दिया गया। ST और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत ST वन पर वन उपज कुछ अधिकार मिल प्लस नैतिक जिम्मेदारी दी गई। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम में वन को दुष्प्रभाव की चीज़ों से दूर करने के लिए ओनली इस पर प्रतिबंध लगाया गया। प्लस वनों पर ओनली भारत सरकार का ही अधिकार है। यह के बाद ST एक्ट आया। वन संरक्षण नियम 2022 आया। परियोजना श्री कृष्णिंग कमेटी बनाई गई। राष्ट्रीय वन नीति 1988 आया। हरित भारत मिशन में भारत में वन आवरण 24% है, वह 2030 में 23% किया जाएगा। 2025 में रिपोर्ट आएगी, ये करंट का है। भारतीय वन सर्वेक्षण अपडेट करंट इस साल आए हैं। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कहाँ वन आवरण है बड़ा, कहाँ कम हुए। वहीं एरिया, कहाँ वन राज्य याद करेगा, सघन है सामान्य एरिया को याद करना। वहीं इन पर्टिकुलर फॉर्म में पूर्वोत्तर राज्यों में वनों के स्टेटस को 75% प्लस वन आवरण होता है। फ्रॉम FSI ISFR की रिपोर्ट के द्वारा मैंग्रोव वन का स्टेटस, बैम्बू वन का स्टेटस हमको देखना पड़ेगा। CAF प्रति
पूरक वनीकरण कोष द्वारा फंडिंग होती है, जो भारत प्लस सरकार को दिया जाता है। वनीकरण गतिविधियों का वित्त पोषण करने के लिए कैंपा द्वारा दिया जाता है। माइक्रो प्रैक्टिसेस को समाप्त करना, माइक्रो प्लास्टिक को समाप्त करना। माइक्रो प्लास्टिक फेमस है, पानी में माइक्रो प्लास्टिक्स निकलते हैं, यह बहुत महंगा है। माइक्रो प्लास्टिक्स को निकालना बहुत ज़्यादा महंगा है। प्लास्टिक को यूज़ नहीं करना। मैरियाना गर्त, आर्कटिक हिम, माउंट एवरेस्ट में भी जो प्रदूषण का जो प्लास्टिक है वो पाया जाता है। प्रदूषण मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर प्री। प्रदूषण वह जो प्राकृतिक संतुलन को प्रभावित करता है, वह प्रदूषक हो, चाहे वह जैविक रूप से अपघटित हो या ना हो। वहीं समस्याएं क्यों प्रदूषण के कारण? क्योंकि ये जैव संचयन, जैव आवर्धन करते हैं। जैव संचयन, जैव आवर्धन, देखो, जैविक रूप से अपघटित जो चीज़ नहीं होती, वो जाने के बाद पदार्थों को शरीर के जीव में प्रवेश करती है और उस चीज़ को बढ़ाती हैं। वहीं जैव आवर्धन होता है, खाद्य श्रृंखला में जो कोई भी अपघटन होता है, कोई प्रदूषण होता है, वो जैविक रूप से अपघटित नहीं होते और एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवाहित होते रहते हैं। एवरेज इंडियन मेल में 40 से 50-60 ग्राम तक DDT होता है, जो कि कैंसर कॉजिंग होता है। वहीं वायु प्रदूषण सर्वाधिक परिवर्तनशील प्रदूषण है, ऋतु अनुसार होता है। दिल्ली में हमेशा शीत ऋतु में प्रदूषण दिखता है। पूर्वी घाट के राज्यों और पश्चिमी घाट में तटीय में कम प्रदूषण ब्रीज के कारण होता है। वहीं अन्य में ग्रीष्म काल में मोस्टली ज़्यादा प्रदूषण दिखता है। सर्वाधिक सामान्यता देखा जाने वाला प्रदूषण मानव वायु प्रदूषण हेतु सर्वाधिक सुभेद है। यह किन किन गैस से होता है? वह कोई भी गैस जो प्राकृतिक रूप से उपस्थित नहीं थी, किसी भी गैस का अनुपात परिवर्तित होता है तो होता है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और धूल, स्मोक, PPP, इनके द्वारा जो है प्रदूषण होता है। CO2 के द्वारा ग्रीन हाउस गैस प्रभाव है, वैश्विक ताप वृद्धि के कारण उद्योग प्लस वाहनों द्वारा होता है। अर्बन हीट इंडेक्स के द्वारा SO2 मोस्ट वाहन द्वारा अम्लीय वर्षा कराते हैं। NO2 मोस्ट वाहन द्वारा होता है। धूल व राख के कण में जब सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है तो फोटोकेमिकल स्मोक बनता है। प्रकाश धुंध कोहरा वो होता है जब सतह बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, नीचे की हवा को ज़्यादा ठंडी हो जाती है और ऊपर की हवा सामान्यतः थोड़ी गर्म रहती है, तो जो बीच का क्षेत्र होता है उससे कोहरा बनता है। और ये सिर्फ तापमान का व्युत्क्रम के कारण, समान की तापमान व्युत्क्रम से धुंध निर्माण होता है। कोहरे में धुंध से धूल कणों व राख से बनता है। जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्लस धुंध बनती है, सब मिलते हैं तो प्रकाश धुंध कोहरा होता है और ये बनता है। इसमें ठंडी, गर्म व अत्यधिक ठंडी जो वायु होती है उसके हिसाब से बनता है। समान धुंध, सूर्य का प्रकाश दिनों में तीव्र होता जाता है, यह 11 से 12 के बीच में हट जाता है। प्रकाश धुंध कोहरा, ये सूर्य के ताप के साथ और सघन हो जाता है। धुंध या प्रकाश, रासायनिक धुंध कोहरा, फोटोकेमिकल स्मोक, माया को श्वसन, हृदय, आंखों में समस्या, युवाओं को इनफर्टिलिटी की कमी। धुंध जैविक घड़ियों को बिगाड़ देता है, चाइल्ड मेंटल रिटार्डनेस को जमा करता है, मानसिक रूप से इसको विकसित करता है। वहीं PM मल्टीकुलर मैटर्स क्या होते हैं? ये महीन पदार्थ होते हैं जो हवा में उतराते हैं। ब्लैक कार्बन जैसे कि सल्फर नाइट्रेट, अमोनिया, सोडियम नाइट्रेट। ब्लैक कार्बन ऑक्सीजन की कमी से बनता है, वह ये बाकी चीज़ों से निकलता है, ये जैसे एयरोसोल्स के जैसा होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी में घुलनशील होता है। ओजोन शोध मंडल में ग्रीन हाउस में गैस बनाती है, तो ये भी होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन गैस है। यह होमोग्लोबिन के साथ स्थायी रूप बंध बनाती है, जबकि CO2 अस्थायी। CO2 से दम घुटने में 1 सेकंड से मौत हो जाती है और लोग मर जाते हैं। CO2 जल्द बन जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड रंगहीन अम्लीय वर्षा उत्तर में उत्तरदायी है। सीसा, लेड, भारी धातु पेट्रोल मोटर्स इंजन से निकलती है, क्योंकि सीसा पेट्रोल में मिलाया जाता है। नोइंग वजह से सीसा पेट्रोल में मिलाते हैं ताकि पेट्रोल जल सके। यह मानव की बीमारियों का प्रतिरोध कैंसर तक होता है। अम्लीय वर्षा जैविक विविधता हार्म हो जाती है। NCAP के द्वारा लक्ष्य है कि 132 देश का डेटा निकालते हैं। 2017 में PM10 40% थे और 2017 में PM 2.5 20% थे। 2026 में इसको कम करना है। वायु प्रदूषकों की निगरानी में इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? PM 2.5 जो है वो PM10 जो है PM 2.5 में सल्फर डाइऑक्साइड से निकलता है। PM10 जो है बेंजीन से, ऑक्सीजन, ट्यूलोइन से, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें जो ये चीज़ें हैं कि वायु प्रदूषण की निगरानी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 10 चीज़ आती हैं। PM 2.5, PM10, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, ट्यूलिन, जाइलिन और पारा।
AQI वायु गुणवत्ता सूचकांक 2014 में लॉन्च हुआ। PM 2.5, PM 10, अमोनियम, लेड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, ग्राउंड लेवल पे जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब इसके पार्ट हैं और ये बताता है उस हिसाब से। फ्लाइंग ऐश का उपयोग से पॉज़ोलिनिक गुण होते हैं जिससे नुकसान होता है। हवा एंड पानी दोनों दूषित करती है। श्वसन संबंधी रोग होते हैं। खाद्य श्रृंखला विकसित नहीं हो पाती और इससे यह पत्तों पर जम जाती है जिससे पत्तों की जड़ें भी कमज़ोर हो जाती है। NTPC थर्मल पावर प्लांट है जो पहल की कोयला की फ्लाइंग ऐश को 100% तक कम करने के लिए बोला गया है। जल प्रदूषण कारण है इसका गार्बेज पैचेस, ओशन एसिडिफिकेशन, कृषि, औद्योगिक, सीवेज, तेल रिसाव, प्लास्टिक अपशिष्ट, महासागर खनन, रेडियोधर्मी पदार्थ के खारे जमाव से होते हैं। जल स्थल मंडल पे और महासागर में जब नदी, तालाब, भूमिगत का पानी, नदी में सीवेज और तालाब में गार्बेज पैचेस बनते हैं तो इनसे यूट्रिफिकेशन होने लग जाता है। भूमिगत जल में भारी धातुओं का होना, प्रदूषक का होना। महासागर जल में महासागर के अम्लीकरण और गार्बेज पैचेस का बनना। प्रभाव, मानव स्वास्थ्य बिगड़ता है, अर्थव्यवस्था, खाद्यान्न संकट, वेज प्लस नॉनवेज दोनों को प्रॉब्लम होती है। पर्यावरण प्रभाव पड़ता है, प्रवाल भित्तियों को नुकसान होता है। भूमिगत जल प्रदूषण में औद्योगिक अपशिष्ट या किसी भी प्रकार का अपशिष्ट स्थल या जल में या भूमिगत जल रिस कर पानी में जमता है। भारी धातु आर्सेनिक मिल जाते हैं, भूमिगत जल में मिलता है, वह रिसाव के बाद साफ नहीं होता, भूमिगत जल को प्रदूषित करता है। भूमिगत जल मानव स्वास्थ्य और जीव में कृषि में भूमिगत जल का प्रभाव होता है। पेयजल के कई प्रकार के मानसिक रोग होते हैं। पादपों का आकार, उत्पादकता और खराब खाद्य श्रृंखला में प्रॉब्लम होती है। यूट्रिफिकेशन जिसको सुपोषण बोलते हैं, ये नेचुरली और मानव प्रेरित दोनों हो सकते हैं। जो सीवेज में मल के जैविक अपघटन से नाइट्रोजन रिच हो जाता है और सब्जियों के उत्पादन में ये इसको यूज़ किया जाता है। जो ये पेड़ पौधे उग रहे हैं इसके ऊपर जो स्थान पे अलग अलग से यूट्रिफिकेशन होने लग जाते हैं। कृषि, रासायनिक खाद व कीटनाशक की स्पेलिंग में यह पानी में मिलकर खेत में डलते हैं। इसका कारण से 5 से 7% जल निकासी में जम जाता है। सीवेज या कृषि में यह तीव्र गति से पादपों की संख्या बढ़ा देता है। अचानक से समय के साथ मृत्यु होने पर पादपों में अपघटन होकर ये कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। यह जलीय जीव बनने लगते हैं। यह जलीय मरुस्थल बनने लगता है। जलीय मरुस्थल बनने से यह 3 रंग में चेंज होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू, वहाँ की वनस्पति के आधार पर। अगर रेड होगा, रेड USA में होता है, ग्रीन यूरोप में होता है, ब्लू एशिया में होता है। शैवाल के कई रंग होते हैं ज्वारों के रंग के अनुसार। महासागरों का अम्लीकरण, महासागर प्राकृतिक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड के सिंक को अवशोषित करते हैं। महासागरों पर चलने वाली वायु के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यह जल में घुलनशील होता है। वायु में CO2 निकल जाती है, वह वायु स्वच्छ हो जाता है। परंतु जब वायु में CO2 का स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है तो सागर में जब पहले CO2 लेते थे, अब क्या है, ये CO2 छोड़ने लग जाता है। सागर में CO2 अत्यधिक घुलने लगता है जिससे pH वैल्यू खराब होती है। इससे महासागरों का अम्लीकरण बढ़ता है। अंतरिम परिणति ये होती है कि इस क्रिया से महासागरों में कार्बन का सिंक होने लग जाता है और इसे सोर्स में बदल देता है। यह अब हवा कार्बन डाइऑक्साइड में जोड़ने लगते हैं, वह जैविक मरुस्थल बनने लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने लगते हैं, अम्लीयकरण सब जीव बनने लगते हैं। रीड बेस्ट वाटर में जहाज स्वयं में पानी स्टोर करके रखते हैं ताकि बैलेंस हो सके और जब समुद्र में भरती है तो यहाँ हो जाते हैं, पानी डिस्चार्ज करते हैं, वह साथ में एक जगह की वनस्पति कहीं और ले जाके यूट्रिफिकेशन या आक्रामक प्रजाति बन जाते हैं। माइक्रोप्लास्टिक दुनिया की हर जगह में पाए जाते हैं। आर्कटिक में एक चीज़ में फाइब्रो माइक्रोप्लास्टिक्स हैं। लॉरियल तक में माइक्रोप्लास्टिक है। माइक्रोप्लास्टिक्स आर कार्सोजेनिक के कैंसर प्रेरित होते हैं। परफ्यूम, साबुन हर चीज़ में होते हैं। मृदा प्रदूषण वो कोई भी पदार्थ जो मृदा की उत्पादकता क्षमता को कम करता है वो मृदा प्रदूषण होता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में समाप्त कर इसे ठोस पदार्थ करने के लिए ताकि मृदा प्रदूषण कम हो। कचरा अलग करना, ई कचरा प्रबंधन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यू वर्ल्ड ऑफ न्यू वेस्ट, जब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ज़्यादा रिसाइकल नहीं हो पाते, ये खतरनाक कचरा है और ये नॉन खतरनाक, ये जो ऐसे खतरनाक कचरे जो होते हैं जो डिकम्पोज नहीं होते और समाप्त नहीं होते, जो डिकम्पोज हो जाते हैं वो नॉन खतरनाक होते हैं। बेसल कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके हिसाब से।
ई कचरा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में आता है। यह अंततः सागरों में फेंक दिया जाते हैं कचरे। खतरनाक धातुएं संरचना कचरा तार से अलग होते हैं। जीव मछलियों की मृत्यु हो जाती है। प्लास्टिक प्रयोग होता है। चिकित्सा उपकरण विषैले पदार्थ है। हॉस्पिटल के वेस्ट के में कोई प्लांट नहीं होते, वो रिसाइकल करें। मर्क्यूरी नुकसानदायक होता है। सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव होता है श्रमिक वर्ग पर, कमज़ोर वर्ग पर, क्योंकि सामान्य लोग इनके हाथ से निकल कर श्रमिकों के हाथ में आते हैं, सागर तक जाते हैं, पर वह माइक्रो प्लास्टिक भारी धातुओं का प्रभाव मोस्टली इन लोगों पर पड़ता है। ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 में मोस्टली रीड कंपनी को ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा कि और वह सर्टिफिकेट मिलेगा कि ई वेस्ट का प्रबंधन यूनिट लगाते हैं, प्लस यह रिसाइकल करेंगे, ई वेस्ट का यूज़ करेंगे और सर्टिफिकेट भी मिलेगा। यानी ऐसी चीज़ बनाओ जो रिसाइकल हो। केंद्र सरकार राज्य सरकार को कहती है कि जो चीज़ रिसाइकल नहीं हो वह राज्य सरकार उस चीज़ को रिसाइकल या नष्ट करे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की भूमिका, यह जो हानिकारक चीज़ें रिसाइकल नहीं होती ये सब डाटा रिपोर्ट लेगा, वह इसको सही करेगा। जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 को 2022 में ई वेस्ट प्रबंधन के नियम को पालन करना होगा। वह संस्था को कंपनी को सफर में होगा। पृथक्करण वेस्ट को अलग कर देगी। मैनेजमेंट डेली होगी, मंथली डाटाबेस पर किया जाएगा। मैनेज करने के लिए भारत सरकार वेस्ट परिवहन प्लस उपचार करेगी। वह जैव चिकित्सा को पैसे देगी। जैव चिकित्सा को पैसे नहीं, जैव चिकित्सा के पैसों पर। रॉटरडैम कन्वेंशन रॉटरडैम नीदरलैंड में है। राइन नदी के पास की सिटी में यह डैम भी है। यह जहाज़ों के प्रवेश करते हैं तो राइन नदी टू भूमध्य सागर जाता है। 1998 में इसको स्टार्ट किया गया। भारत प्लस 163 इस कन्वेंशन में है। रिवर के रसायन जिसमें पाए जाते हैं उनके लिए बनाया गया है। यह हर देश को इन्फॉर्मेशन देता है कि किस देश में कौन सी नदी कितनी प्रदूषित है और ये कैसे इसको करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मिन माटा कन्वेंशन, मिन माटा एक बीमारी होती है, ये पारा के संक्रमण से होती है। व्यक्ति पारे से होती है, जब ही होगी तो व्यक्ति की मेडिकल हॉस्पिटल के कारण ज़्यादा आते हैं। यह 128 देश प्लस भारत में है। वहीं बाध्यकारी है, यह कानून पूरी तरह से बाध्यकारी है पर पूरी तरीके से बाध्यकारी नहीं है। मोस्ट फेमस ऑन पारा वाले मेडिकल चीज़ों में होती है। रेडियोधर्मी प्रदूषण भारत की स्थिति, भारत में पूर्ण सुरक्षित चीज़ें और सुभेद्य चीज़ें। रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या है? बहुत से ऐसे तत्व हैं जिसमें रेडियोधर्मी एक्टिव विकिरण उत्पन्न होते हैं। यह विकिरण मानव में जाता है, वह बीमारी करता है। कठोर हो मानव का गला सकता है, हार्ट बॉम्ब के जैसा। वह कैंसर और बीमारी कर सकता है अगर इनएक्टिव हो तो। रेडियो प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत, पहला है कॉस्मिक रेडिएशन, तेज गति के कण ग्लोबल टिंगिंग अंतरिक्ष में जो है वो सूर्य व खगोलीय पिंड से उत्पन्न होते हैं। इसका कुछ भाग पृथ्वी में आ सकता है जिससे सजीवों द्वारा अवशोषित होता है। स्थलीय विकिरण जैसे यूरेनियम, पोटेशियम, थोरियम प्राकृतिक भंडार है। नोट, जहाँ से भी स्थलीय विकिरण निकल रहा है वहाँ से डेफिनेटली भूमि मिट्टी से रेडॉन गैस निकलती है कम मात्रा में। विकिरण उनसे निकलता है जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होता है और भारी धातुएं होती है। रेडॉन 222 स्वयं रेडियो एक्टिव विकिरण की तरह है जो मिट्टी से निकलता है। यह भारी आइसोटॉप है जो 222 इसको कहते हैं। यदि कहीं से अचानक से रेडॉन गैस निकले तो यह भूकंप आने वाला होता है। यदि कम से कम धीरे धीरे निकलता है तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। मानव जनित रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं परमाणु ईंधन चक्र, वायुमंडलीय परीक्षण, औद्योगिक स्रोत और वैज्ञानिक चिकित्सा अनुप्रयोग। परमाणु ईंधन चक्र रेडियोधर्मी मानव जनित होती हैं। मेन इसमें परमाणु संयंत्र और चिकित्सा में। परमाणु संयंत्र में विद्युत के उत्पादन से रेडियो एक्टिव चीज़ें निकलती हैं। आफ्टर यूज रेडियो एक्टिव चीज़ें अवशिष्ट निकलते हैं। एग्जाम्पल, चिकित्सा में एक्सरेज, परमाणु चिकित्सा से कीमोथेरेपी से गंभीर रूप से बीमारी जो होती है, कैंसर, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल, कोशिका में अनियमित तरीके से बिगड़ना, सेल को रेडियो एक्टिव रेज से नष्ट करने पे भी यूरेनियम से किया जाता है। आफ्टर यूज रेडियोधर्मी से अवशिष्ट निकलते हैं, इनका प्रबंधन करा जाए। IAEA अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संधि बनाती है 150 देशों में जो प्रबंधन करेंगे अवशिष्ट का। 1997 में एक विस्तार व 2002 में यह बाध्यकारी हुआ। 2002 संशोधन हुए। कठोर बाध्यकारिताओं के कारण ज़्यादातर देश इससे बाहर हो गए। यह बाध्यकारिताएं ओनली विकसित देशों पर होती है, विकासशील पर नहीं। भारत तक बाहर आ गया है इसमें। परमाणु अपशिष्ट प्रबंधन निकाय था, पूर्णकालिक नियम बना दिए गए। निकाय में आया यह परमाणु अनुसंधान आता है, यह प्रबंधन की जांच की देखरेख से होता है। भारत पूर्ण सुरक्षित है, सीमित रूपों से चिकित्सा रूप से यूज होता है।
कारण भारत में लाइसेंस प्रणाली है, रेडियोधर्मी होती है। केमिस्ट दुकान तक लाइसेंस में रेडियोधर्मी एक्टिव सब्सटेंस चेक और पूछ कर देते हैं। लाइसेंस बाद में वह प्रबंधन कैसे होगा? सुभेद्य खतरे में परमाणु संयंत्र के केस में हर देश में जहां भी वह खतरा है, क्योंकि इसको परमाणु चैम्बर्स हैं कि वह कभी भी फट सकते हैं। वह यूरेनियम टूटा वो बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, इससे कम करने के लिए मंदक लगाया जाता है। इस न्यूट्रॉन से टकराकर न्यूट्रॉन लगते हैं, वह मंदक न्यूट्रॉन को अवशिष्ट करते हैं। वह रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को अवशोषित करता है, मंदक अवशोषित करता है। यह पर स्वयं ही रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। केस स्टडी परमाणु आपदा मेन में 4 केस स्टडीज हुई। USSR 1986 चेरनोबिल में, USA 3 मिसाइल आइलैंड मिडल टाउन में, जापान हिरोशिमा परमाणु 2011 में, 2010 दिल्ली में, कोबाल्ट 60 मारापुरी रेडियोलॉजिकल में। USSR चेरनोबिल 1986 में यूक्रेन को USSR का सिर माना परमाणु हथियार है ने अपना परमाणु हथियार नष्ट करा बातों में आके, क्योंकि चेरनोबिल में विस्फोट होने लगा था। परमाणु संयंत्र था, इसमें टेम्परेचर डेली चेक होता था, पर टेम्परेचर बढ़ने लगी अचानक से, तो ऊर्जा बढ़ती रही। तुरंत मंदक अंदर इसमें डाली गई। अचानक मंदक ठंडे होने पर इसमें खुद गल गए। वह अत्यधिक ऊर्जा बढ़ी और ब्लास्ट होने लगा। 1000 लोग मरने लगे। वह 5 लोगों की टीम ने इनको बचाया। 50,000 लोग इसमें जा सकते थे। इसको मानवीय त्रुटि इसमें जिम्मेदार थी। वहीं कुरुशिमा जापान भूकंप आया, जहां परमाणु संयंत्र था। विस्फोट होने लगा, शहर खाली कराया गया, फिर भी ब्लास्ट होने नहीं रुक रहे थे। 30 वैज्ञानिक टीम भेजी प्रोटेक्शन में। पतला सा कपड़ा था। 30 में से एक जो बचा उसने इंफॉर्मेशन दी और उस वक्त इसको समाप्त और बता के वो मर गए। जापान में इनको हीरो कहा जाता है। इन कारणों से भारत में यह परमाणु संयंत्र तटों पर लगते हैं, जहां एक तरफ समुद्र और दूसरी ओर खाली मैदान हो। भारत में परमाणु संयंत्र FRBM में परिवर्तन करने का सपना था, क्योंकि यह भी कभी फट सकते हैं। FBR डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, जिनको हीरो ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की। लाल बहादुर शास्त्री प्लस भाभा जी मिलके इस कार्यक्रम को और प्लस 7 साइंटिस्ट थे जो इसको बनाया था मिलके। FBR फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर 3 स्टेप्स में है। पहला है यूरेनियम। सबसे पहले यूरेनियम डाला जाएगा। मोनाजाइट रेत केरल में पाई जाती है, उससे यूरेनियम निकलता है, इसको डालेंगे, इससे थोरियम बनेगा। रेत में थोरियम प्लस इलेक्ट्रिसिटी, इससे थोरियम बनेगा और हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। फिर हम थोरियम को चैम्बर्स में डालेंगे, फिर से यूरेनियम बनेगा प्लस लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। फिर से बिजली जो बचेगी चीज़ें, उससे यूरेनियम बचेगा, उससे बाकी और भी ज़्यादा बिजली बनेगी, जिसको हम यूज़ भी कर सकते हैं। भाभी जहांगीर ने कहा था कि मैं भारत को अग्नि दी, भारत अब उसे बम या बिजली बनाइए, भारत पे पूरा निर्भर होगा और भारत में परमाणु ही होगा, इससे कुछ भी बना सकते हैं। 1965 में वॉर में भारत ताशकंद एग्रीमेंट करने गए थे। वहाँ रशिया, पाकिस्तान, भारत आए थे और वहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री मर गए। भाभी जहांगीर को कुछ दिन बाद फ़ोन आया और वह आल्प्स पर्वतों के दुर्गम स्थान पर गए और वहाँ पे भी मर गए। दोनों की मृत्यु प्लस 71 साइंटिस्ट की मृत्यु अचानक हो गई। 1972 में इनकी टेक्नोलॉजी को पेटेंट स्वयं न लेकर भारत सरकार को दे दिया। प्लस हाउ टू स्टैब्लिश सब सरकार को बता के गए थे। FBR ओनली भारत बना सकता है, बाकी कोई देश नहीं। यह 2025 में भारत इसको लॉन्च करेगा। वह रेत प्रयोग कर बिजली बनेगी। भारत तेल पर कम डिपेंड होगा। भारत की तेजी से विकास होगा। ये रेडियोधर्मी का प्रभाव अल्पकालिक डायरेक्ट होता है, मध्यकाल में 4 से 6 महीने में होता है कैंसर, दीर्घकालिक में अनुवांशिक बीमारी हो जाते हैं, बच्चे टेढ़े मेढ़े पैदा होने लग जाते हैं, लंग डिजीज हो जाती हैं, पानी हवा में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मिल जाते हैं। नोट्स: सूरजमुखी का पौधा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को अवशोषित करता है, जो इसका जड़ होती है उसको अवशोषित करती है, इसका फल अवशोषित नहीं करता।